भारत के इतिहास में महान राजाओं से लेकर देश के लिए जान देने वाले क्रांतिकारी तक हुए हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्हें धोखे और फरेब के लिए जाना जाता है। इन लोगों ने अपने लालच के लिए कभी सत्ता तो कभी पैसे के पीछे अपने सबसे खास लोगों के साथ गद्दारी की, लेकिन इनकी इस गद्दारी की सजा देश को मिली। अगर हमारा कोई अपना जो हमारी कमजोरी और हमारी ताकत के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और वही अगर हमारे साथ धोखा कर देता है, तो ऐसी जंग को जीत पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस तरह ऐसे साम्राज्य को भी खत्म किया जा सकता है जो कभी ना हारे हों। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन शायद चंद्रशेखर आजाद देश की आजादी की लड़ाई और भी ज्यादा दिनों तक लड़ते, शायद विजयनगर साम्राज्य का यूं पतन नहीं होता, मोहम्मद बिन कासिम शायद सिंध नहीं जीत पाता। लेकिन इन सबकी हार के पीछे कुछ ऐसे गद्दार शामिल थे जिन्होंने अपने लालच में आने वाली कई पीढ़ियों को पीछे ढकेल दिया। आज मैं आपको ऐसे ही 5 गद्दारों से मिलवाने वाला हूं जिनका धोखा बेहद शर्मनाक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ठंड से बचना है और स्टाइलिश भी दिखना है तो आप इन बॉम्बर जैकेट्स को ट्राई कर सकते हो, या फिर ये यूटिलिटी जैकेट्स को भी देख सकते हो। लिंक आपको शॉप नाउ पर क्लिक करके मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सोच कर देखिए कि अगर भारत पर कभी अंग्रेजों का अधिकार ना हुआ होता तो क्या होता। 18वीं सदी में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने जब बंगाल को जीत लिया तो उनके लिए भारत को जीतने के दरवाजे खुल गए। लेकिन इस दरवाजे को खोलने वाला एक भारतीय लालची था। इसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक था। अगर मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा नहीं देता तो अंग्रेज बंगाल को जीतने में कभी कामयाब ना हुए होते। अब ये हुआ कैसे, चलिए बताता हूं। देखिए, 18वीं सदी में बंगाल बहुत ज्यादा अमीर एरिया था और इसके नवाब थे सिराजुद्दौला। वे अपने पिता अली वर्दी खान की बदौलत नवाब बने। अली वर्दी खान ने नवाब को अंग्रेजों के बारे में चेताया था। उनका कहना था कि अंग्रेजों को किले बनाने या फौज रखने की इजाजत मत देना। अगर तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सिराजुद्दौला ने उनकी बात मानी भी, लेकिन अंग्रेज कुछ और सोच कर बैठे थे। अंग्रेजों ने नवाब को नजराना देने से मना कर दिया और बंगाल में अपनी मनमानी करने लगे। इससे गुस्सा होकर उसने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर ही कब्जा कर लिया। बात इतनी बढ़ गई कि साल 1757 में अंग्रेजों और सिराज के बीच में प्लासी की लड़ाई तक पहुंच गई। इस जंग को सिराज जीत सकता था, लेकिन उसके सेनापति मीर दीवान की जंग के बीच में मौत हो गई। अब सिराज को मीर जाफर का सहारा था, लेकिन इस जंग से पहले ही मीर जाफर अंग्रेजों से हाथ मिला चुका था। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को अपने नाना के साथ के संबंधों की याद दिलाई। अपनी पगड़ी मीर जाफर के सामने जमीन पर रख दी, लेकिन अब तक गद्दारी और गद्दी का जुनून मीर जाफर के सिर पर चढ़ चुका था। उसने नवाब को रक्षा का वचन दिया और जंग के मैदान से निकलने की सलाह दी, लेकिन यह उसकी एक चाल थी। नवाब सिराजुद्दौला अपने 2000 भरोसेमंद साथियों के साथ वहां से निकल गया। इस तरह अंग्रेज प्लासी की जंग जीत गए, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी यहीं तक नहीं खत्म हुई। उसने बंगाल में राजमहल के एक बगीचे से सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करवाया और फिर मुर्शिदाबाद लाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से उसके धोखे ने अंग्रेजों के लिए भारत का रास्ता खोल दिया। हालांकि इस गद्दारी से उसे कुछ खास नहीं हासिल हुआ। हमेशा नशे में डूबे रहने वाला मीर जाफर 1757 से 1760 तक कठपुतली नवाब रहा, लेकिन फिर अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन कुछ समय के शासन के बाद अंग्रेजों ने उसे भी नहीं छोड़ा और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे भी मार डाला। इस तरह से मीर जाफर की गद्दी के लालच के चलते अंग्रेज भारत पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। अब दोस्तों, मैं सभी गद्दारों की लिस्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन देश के सबसे बड़े गद्दार लगते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मीर सादिक। दोस्तों, मीर जाफर अकेला ऐसा गद्दार नहीं था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत पर कब्जा करते समय अंग्रेजों को कदम कदम पर ऐसे गद्दार मिले जिन्होंने अंग्रेजों के रास्ते को और आसान कर दिया। ऐसा ही एक और गद्दार था मीर सादिक। मीर सादिक को भारतीय इतिहास के सबसे कुख्यात गद्दारों में से एक के रूप में याद किया जाता है। इसकी गद्दारी से अंग्रेजों को मैसूर की रियासत मिल गई थी, जहां टीपू सुल्तान अंग्रेजों को भगाने के लिए जंग लड़ रहा था। मीर सादिक टीपू सुल्तान का पीएम था। वो टीपू के बेहद करीब था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा दिए गए लालच में पड़कर सादिक ने एक साजिश रची। इस साजिश में उसे अपने ही राजा को धोखा देना था।
सादिक ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया तो टीपू की योजनाओं और उसकी स्ट्रेटजी के बारे में अंग्रेजों को जानकारी मिलती गई। इस बात की टीपू को भनक तक नहीं लगी। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में जब मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी हुई, तब जनरल जॉर्ज हैरिस ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों को धूल चटाने की स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के सैनिकों को ही भड़का दिया और उन्हें सैलरी लेने के लिए किले के साउथ में बुलाया। इससे हुआ यह कि कई जगहों पर सेना का जो घेरा है वो कमजोर हो गया। मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमला किया और किले में घुसने पर कामयाब हो गए। आखिर में टीपू की हत्या कर दी गई। सादिक की इस गद्दारी ने लोगों के मन में उसके लिए घृणा भर दी थी, नफरत भर दी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसे सम्मानित किया। आज भी मीर सादिक की कब्र को हिकारत से देखा जाता है मैसूर में। भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस वो क्रांतिकारी थे जिन्हें 11 अगस्त 1908 को सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उनके एक और साथी थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इन दोनों की शहादत की पीछे की वजह एक शख्स की गद्दारी थी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि फणींद्रनाथ घोष था, जिसने गवाही देकर खुदीराम बोस को फांसी दिलाने का काम किया था। सोच कर देखिए कि अगर फणींद्रनाथ घोष ने गवाही देकर गद्दारी नहीं की होती तो शायद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे कई क्रांतिकारी और कई सालों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे होते, और क्या पता शायद देश की आज़ादी को भी अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे होते। ठीक ऐसे ही देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आपने बहुत सुना होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। अब ये तो आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जीते जी कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे, लेकिन उनकी जान गई एक गद्दार मुखबिर वीरभद्र तिवारी की बदौलत। वीरभद्र तिवारी भी आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था, लेकिन वो अंग्रेजों का मुखबिर बन गया आगे चलकर। 27 फरवरी 1931 के दिन जब आज़ाद आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद अल्फ्रेड पार्क चले गए, तो यहाँ उन्हें अपने एक साथी से मिलना था, लेकिन तभी उन्हें इस जगह पर वीरभद्र तिवारी ने देख लिया और उसने पुलिस ऑफिसर शंभुनाथ तक खबर पहुंचा दी। जब तक आज़ाद संभल पाते, 80 हथियारबंद पुलिस वालों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। खूब गोलियां चली। आज़ाद डटे रहे, उन्होंने कईयों को घायल भी किया, लेकिन उन्हें इस दौरान 5 गोलियां लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। अपनी प्यारी कोल्ड पिस्टल में बची आखिरी गोली से उन्होंने खुद को शहीद कर लिया। जब आज़ाद शहीद हुए तब क्रांतिकारियों का संगठन HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बिखर रहा था। भगत सिंह तब जेल में थे और उन्हें फांसी से बचाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ये वो आज़ाद थे जिन्हें बहरूपिया कहा जाता था, जिनकी सिर्फ तस्वीर हासिल करने में अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन वीरभद्र तिवारी की गद्दारी से भारत ने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। अब आते हैं दोस्तों 5वें गद्दार की तरफ। जिस दौर में दिल्ली पर तुगलकों का शासन था और देश के कई बड़े हिस्सों पर इस्लामिक शासन मौजूद था, उस दौर में दक्षिण भारत में एक महान साम्राज्य की स्थापना हुई। नाम था विजयनगर साम्राज्य। साल 1336 में हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी और कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। इनकी तेनालीरामन और कृष्णदेव की कहानियां आपने सुनी होंगी। हम्पी इस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इस एम्पायर के सबसे बड़े दुश्मन थे बहमनी सल्तनत, जो 14वीं सदी से ही विजयनगर साम्राज्य के साथ लड़ाइयां लड़ते आ रहे थे। यह साम्राज्य साल 1565 तक बहुत ज्यादा पावरफुल था। कोई भी इनको हराने के बारे में सोच नहीं सकता था। लेकिन 1565 की शुरुआत में ही एक ऐसी गद्दारी इस साम्राज्य ने देखी कि पूरा विजयनगर साम्राज्य बिखर गया। 23 जनवरी सन 1565 को बहमनी सल्तनत की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ। इसे इतिहास में तालीकोटा, बन्नी हाथी और राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से जानते हैं। जंग की शुरुआत में विजयनगर की सेना युद्ध जीत रही थी। इस लड़ाई को देखकर सबको लगा कि विजयनगर की सेना एक बार फिर आसानी से इन सुल्तानों की संयुक्त सेना को हरा देगी। लेकिन फिर विजयनगर के साथ हुआ सबसे बड़ा विश्वासघात। विजयनगर साम्राज्य की पीठ में छुरा घोंपा गया और यह काम किया उनके ही एक वफादार ने। अब विजयनगर भले ही हिंदू राज्य था, लेकिन इस साम्राज्य में कई मुस्लिम भी थे। यहां तक कि विजयनगर की सेना में मुस्लिम सैनिक और कमांडर भी हुआ करते थे। ऐसे ही 2 भाई भी सेना में कमांडर थे। इनका नाम था नूर खान और बिजली खान। ये दोनों भाई मुस्लिम टुकड़ी को संभालते थे। इन दोनों को गिलानी बंधु कहा जाता था।
गठबंधन के सुल्तानों ने गिलानी बंधुओं से कांटेक्ट किया और उन्हें अपनी ओर मिला लिया। लालच में आकर गिलानी बंधु भी उनकी ओर हो गए। फिर 25 जनवरी 1565 के दिन जब जोरदार लड़ाई चल रही थी, तभी एक इशारा हुआ और गिलानी बंधुओं ने अपनी सेना और तोपखाने को अलग करके अपनी ही सेना को मरवाना शुरू कर दिया। इस हमले की किसी को उम्मीद नहीं थी। आखिर में सुल्तानों की मिली जुली सेना हार गई। हुसैन निजाम शाह के सामने प्रधानमंत्री राम राय को लाया गया और उन्होंने राम राय का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और इनके सबसे महान शहर हम्पी को लूट लिया गया। महीनों लूटपाट चलती रही। गिलानी बंधुओं की गद्दारी ने विजयनगर साम्राज्य ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के एक महान कल्चर को भी खत्म कर दिया, जिसने इस देश में कई महान मंदिर भी दिए थे। आखिर में दोस्तों बात करूं तो यह गद्दारी जुड़ी हुई है 1857 के विद्रोह से, जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। लेकिन इसी बीच एक और शख्स था जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था। इनका नाम था खान बहादुर खान। ये आखिरी रोहिल्ला सरदार थे। इन्होंने अपनी एक पैदल सेना तैयार की थी। 31 मई 1857 को नाना साहब पेशवा की योजना के अनुसार उन्होंने रुहेलखंड मंडल को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। उनके डर से सभी अंग्रेज नैनीताल भाग गए थे। इसके बाद लगातार खान बहादुर खान का अंग्रेजों से संघर्ष चलता रहा। लेकिन फिर 6 मई 1858 को आखिरी बार अंग्रेजों और खान बहादुर के बीच में स्ट्रगल हुआ। इसमें भारतीयों को हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद खान बहादुर खान नेपाल चले गए, लेकिन नेपाल में गद्दार ने उन्हें धोखा दे दिया। ये गद्दार कोई और नहीं बल्कि राणा जंग बहादुर थे। 1857 के विद्रोह को इन्होंने बरेली से लीड किया था। बाद में नेपाल चले गए थे। नेपाल में राणा ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और खान बहादुर को धोखा देकर उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेज भी इस विद्रोह से खार खाए बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने खान बहादुर को बहुत टॉर्चर किया। फिर उनका अदालत में केस चला। 22 फरवरी को कमिश्नर रॉबर्ट ने दोषी मानते हुए खान बहादुर खान को फांसी की सजा सुना दी और 24 मई 1860 को उन्हें पुरानी कोतवाली पर सरेआम फांसी दे दी गई। इस तरह गद्दारी की बदौलत एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थे वो 5 गद्दार जिन्होंने अपने लालच के चलते अपने करीबी लोगों को धोखा दिया। इस धोखे की सजा देश की जनता को भी भुगतनी पड़ी। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन से ऐसे और गद्दार हैं जिन्होंने इस देश को धोखा दिया। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।